जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समझ उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूर्व के पूछे गए प्रश्न पत्रों का व्याख्या कैसे किया जाएगा। आज गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे विधि प्रश्न पत्र द्वितीय सन 2014। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर 12 था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद के नामंजूर करने के आधारों पर एक आवेदन की विरचना कीजिए। देखिए, ये भी ड्राफ्टिंग से संबंधित है और ड्राफ्टिंग का हमने पहले ही कह दिया है कि यूट्यूब पे ड्राफ्टिंग का मैं किसी प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे हैबिट में भी नहीं है। लिखना होता है तो हम लोग लिख लेते हैं, या किसी को लिखवाना होता है तो उस तरीके से बोलकर लिखवा दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की सहायता से विवेचना कीजिए कि डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाता है और क्या प्रारंभिक डिक्री निष्पादित किया जा सकता है या नहीं। व्याख्या कीजिए। यदि निष्पादन की अवज्ञा की जाती है तब क्या निष्पादन के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनाया है। पहला तो ये बताया है कि निष्पादन की शक्तियों के बारे में, तो वो धारा 51 का आप वर्णन कर देंगे। उसमें जो मोड दिए गए हैं कितने तरीके से किया जा सकता है, तो उसमें ए से लेके ई तक का व्यवस्था है। और उसमें यह है कि पहला तो विनिर्दिष्ट रूप से किसी संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। और देखिए, इसमें से या तो किसी एक तरीके से या एक से अधिक तरीके से निष्पादन किया जा सकता है निष्पादन न्यायालय द्वारा। दूसरा करें किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किया जाएगा। सी कह रहा है जहां धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय है वहां गिरफ्तारी और ऐसी अवधि के लिए जो उस धारा में निर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो कारागार में निरोध द्वारा किया जाएगा। डी कह रहा है रिश्वर की नियुक्तियों द्वारा किया जाएगा। और ई कह रहा है ऐसी अन्य रीति से किया जाए जिसकी दिए गए अंतोष की प्रकृति अपेक्षा करे। मतलब इसके अलावा भी कोई इस तरीके से किया जा सकता है जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो उसका निष्पादन करने के पर्पज से। तो इस तरीके से तो एक तरीका हो गया कि न्यायालय कैसे करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि क्या प्रारंभिक डिक्री का भी निष्पादन किया जा सकता है। तो यस, किया जा सकता है भाई। जब तक निष्पादन नहीं होगा तब तक संभव ही नहीं है कि उसका मतलब इम्प्लीकेशन अगर जो नहीं होगा किसी भी आदेश का या किसी भी डिक्री का, तो फिर न्यायालय के डिक्री आदेश देने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब हम लोग को देखना क्या है कि किसमें इंटरिम आदेश दिए जाते हैं या डिक्री दी जाती है। तो वो है आपका विभाजन एवं कब्जे से संबंधित वाद में दिया जाता है, बकाया किराए एवं अंतकालीन लाभ के वाद में दिया जाता है, प्रशासन संबंधी वाद में दिया जाता है, अगर क्रियाधिकार का वाद होता है उसमें दिया जाता है, साझेदारी के विघटन का वाद होता है, पूर्वबंध का वाद होता है, बंधक के विक्रय का वाद होता है, बंधक के मोचन के वाद में प्रारंभिक डिक्री दी जाती है। अब यहाँ प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री का व्याख्या करना उचित नहीं है। आप लोग एक बार देखिएगा सीपीसी की धारा 22 में क्या दिया गया है। तो प्रारंभिक डिक्री का इन वादों में पारित किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसका निष्पादन भी किया जाता है। चूँकि अब इसमें जो क्वेश्चन बना है तीसरा कि अगर जो निष्पादन की अवज्ञा की जाती है, जिसके विरुद्ध अगर जो डिक्री होल्डर है, अगर जो वो निष्पादन के लिए आदेश दिया जाता है न्यायालय द्वारा और वो निष्पादन की अवज्ञा करता है, तो फिर क्या करेगा न्यायालय। तो इसमें देखिए, पहले तो धारा 47 दिया गया, 42 दिया गया। 42 में ये है कि उसको पावर क्या है न्यायालय को, 47 में भी है उसमें कि क्या पावर है। तो इसमें अगर जो 42(1) को देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे शक्तियां होंगी जो उसकी होती यदि वह उसके द्वारा पारित की गई होती। वे सभी व्यक्ति जो किसी डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीति से दंडनीय होंगे मानो डिक्री उसने ही पारित की हो। और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके द्वारा ही पारित की गई हो।
मतलब वो सारे पावर उसके पास होंगे। अगर जो किसी व्यक्ति द्वारा डिक्री का अवहेलना किया जा रहा है निष्पादन में, तो सारी कार्रवाइयाँ कर सकता है जो एक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता था। अब 74 में देख लीजिए, धारा 74 क्या कह रहा है। कह रहा धारा, जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में विकृत स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने में निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरुद्ध या बाधित किया जाता है, और ऐसा प्रतिरोध पर बाधा उत्पन्न करता है जो न्यायसंगत हेतु के बिना है, वहाँ डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णीत ऋणी किया ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारावार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा जो 30 दिन तक हो सकेगा, और वो अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि डिक्रीदार या विक्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। ये पावर है। उसके अलावा भी जब आप देखते हैं धारा 94 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग का, तो उसमें भी है कि जो भी निष्पादन न्यायालय है, चाहे मतलब जो डिक्री विचारण न्यायालय है, या तो डिक्री पारित करने के पश्चात या पूर्व वो ऐसा कर सकता है यदि उसको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिक्री होल्डर है, अगर जो उसके आदेश की अवहेलना किया जाएगा, अगर जो उसका निष्पादन, तो उसमें बताया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है। कुर्की किया जा सकता है, रिश्वत नियुक्त किया जा सकता है, इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का उसमें व्यवस्था है, गिरफ्तारी की जा सकती है। तो वो सारी व्यवस्थाएं भी उसमें दी गई हैं और अलग अलग आदेशों में दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि धारा 9 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के धोलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 78 के निर्णयों का संदर्भ देते हुए सिविल न्यायालय की अधिकारिता के अपवर्जन से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिविल प्रकृति का वाद जो है कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 9 में ये बताया गया है कि सिविल प्रकृति के वाद के सिवा किसी प्रकार का वाद जो है ग्रहण नहीं किया जाएगा सिविल न्यायालय द्वारा। उसमें 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण ये बताता है कि ऐसा वाद जिसमें संपत्ति या किसी पद के अधिकार का विवाद हो, सिविल प्रकृति का वाद होगा। ऐसा अधिकार किसी ऐसे प्रश्न पर निर्भर हो सकता है जो धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित हो। दूसरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि यह बात सारहीन होगी कि स्पष्टीकरण 1 में संदर्भित पद से शुल्क संदर्भित है या नहीं। पुनः यह भी सारहीन होगा कि प्रस्तुत पद किसी विशेष स्थान से संबंधित है या नहीं। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे धारा 9 का। अब चूंकि स्पेशली जो धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य की बात कही गई है, इसमें ये बताया गया है कि जो एक बात कहा गया धारा 9 में कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी बात को विवर्जित नहीं किया गया है, उसका ग्रहण किया जाएगा। तो अब चूंकि किसी ऐसे एग्रीमेंट द्वारा किसी सिविल प्रक्रिया संहिता का अधीन न्यायालय को ग्रहण न करने का या ट्रिब्यूनल को देने का अगर जो कोई मामला है इस तरीके का, तो इसी धारा में आएगा कि वो अव्यक्त रूप से या तो विवर्जित हो या विवक्षित रूप से विवर्जित हो। तो उसी का इसमें व्याख्या किया गया। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस केस का, तो एक बार और देख लेते हैं। इसमें देखिए ये कह रहा है कि जहां विशिष्ट न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आदेश को, अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें हस्तक्षेप कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। अब पहले तो ये है कि हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा अगर जो ऐसा कुछ है तो, लेकिन अब ये कह रहा है कि कब किया जाएगा सिविल न्यायालय द्वारा, तो उसमें बाकायदे पॉइंट आउट किया गया था और ये कहा गया था कि जहां विशिष्ट न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आदेश को कानून अंतिम मानता है वहां सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित होगी। यदि पर्याप्त अंतोष मिल गया, उसी तरह जैसे सिविल न्यायालय एक मामले में साधारण अंतोष देता है लेकिन अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है या न्यायिक प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है, वहाँ ऐसे मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित नहीं होगी। दूसरा कार्य, विशेष अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे अधिनियम के अधीन अधिकरणों के समक्ष अधिकारिता के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता, यहाँ तक कि न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण और निर्देश उच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। तीसरा कहता है कि जहाँ कोई उपबंध असंवैधानिक है या किसी उपबंध का असंवैधानिकता को चुनौती दी गई है वहाँ वाद दाखिल किया जा सकता है। अब इसके बाद ये कहा क्या है कि अगर जो कोई ऐसा मामला है भी, भले ही वो एग्रीमेंट द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, फिर भी उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। कब करेगा, ये इसमें 10 बिंदुवार गिनाए गए हैं। अब ये है पहला कार्य कि सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों को विचारण की अधिकारिता है जब तक या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से ऐसे वाद का संज्ञान लेने से अपवर्जित न हो।
दूसरा कह रहा है पक्षकारों की सहमति न तो न्यायालय की अधिकारिता प्रदान कर सकती है और न ही अधिकारिता छीन सकती है। तीसरा कह रहा है न्यायालय द्वारा बिना अधिकारिता के पारित डिक्री शून्य होती है और उसकी वैधता को चुनौती कार्रवाई के किसी प्रकरण पर यहाँ तक कि निष्पादन कार्रवाइयों या संपार्श्विक कार्रवाइयों में भी दी जा सकती है। चौथा कह रहा है संपार्श्विक अधिकारिता का अभाव तथा अधिकारिता का अनियमित प्रयोग में अंतर है। प्रत्येक न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अंतर्गत के मामले को निर्णित करने की अंतर्निहित शक्ति है। उसके बाद कह रहे न्यायालय की अधिकारिता वाद पत्र में दिए गए अभिकथनों के आधार पर निश्चित होती है, न कि प्रतिरक्षा में दिए गए लिखित कथनों के आधार पर। न्यायालय की अधिकारिता अभिनिश्चित करने के लिए विषय के सार को देखा जाता है, न कि उसके प्रारूप को। प्रत्येक उपधारण सिविल न्यायालय की अधिकारिता के पक्ष में किया जाना चाहिए। जो पक्षकार यह प्रश्न उठाता है कि न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है, वहाँ साबित करने का भार उसी पर है। जहाँ न्यायालय की अधिकारिता प्रवर्जित है वहाँ भी वाद निर्णित कर देता है। वहीं देखा जाएगा कि क्या अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया गया है। अब चूंकि सिविल नेचर का होने के अलावा भी 3 बातों को देखा जाता है जब भी वाद संस्थित किया जाता है कि उसकी पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन है कि नहीं है, लोकल जुरिडिक्शन है कि नहीं है, और सब्जेक्ट मैटर पर उसका जुरिडिक्शन है कि नहीं है। अगर ये 3 चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है तब उसके बाद सिविल नेचर का मामला देखा जाएगा कि सिविल नेचर का है कि नहीं है। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है जब एक अपराध के संज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए विवेचना करिए। तो अब ये देखिए ऐसा है कि ये इस पे भी हमने CRPC का जो वीडियो अपलोड किया है अपने YouTube चैनल पर, उसमें प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। उसमें हमने चर्चा किया था कि कब जो है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। तो उसमें धारा 41 है, धारा 42 है, धारा 60 का उपधारा 2 है, धारा 109 है, 110 है, या 123 का उपधारा 6 है, या 151 का उपधारा 1 है, या 432 का उपधारा 2 है। ऐसे ही हमने और भी 437 में भी बताया है, 439 की उपधारा 2 में भी बताया है कि कब एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जो कुछ केस लॉ वगैरह है उसको हम लोग देख लेते हैं। और मेन जो केस लॉ इसमें जो दिया गया है जिसमें गाइडलाइन, उसको इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया। एक्चुअल में वो उत्तर प्रदेश बनाम ललिता कुमारी का मामला था, उसमें भी गाइडलाइन दिए गए थे जिसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जो केस लॉ है वो क्या है। कर जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2004 का मामला है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने संप्रेषण किया कि हर मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती, मात्र इसलिए ही कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए कि वैसा किया जाना पुलिस ऑफिसर के लिए विधिपूर्ण गिरफ्तार करने की शक्ति का होना एक बात है और उसके प्रयोग किए जाने का औचित्य होना बिल्कुल ही दूसरी बात है। वैसा कर सकने की उसकी शक्ति होने से पृथक पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तारी न्यायानुमत साबित कर सकने के योग्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध किए जाने के मात्र अभिकथन के ही आधार पर उसे यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर की राय में इस बात का कोई युक्तियुक्त औचित्य होना चाहिए कि वह गिरफ्तारी आवश्यक और न्यायानुमत थी। जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। जब हम लोग धारा 41 पढ़ते हैं तो उसमें भी 2 क्राइटेरिया बांटा गया है। एक 7 साल तक के किए गए अपराधों के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामले हैं और एक 7 साल से ऊपर यानी कि 7 साल से ऊपर आजीवन कारावास, मृत्युदंडादेश या किसी अन्य प्रकार के दंडनीय कारावास से दंडनीय कोई अपराध कारित किया जाता है और संज्ञेय अपराध है तो उसमें बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। लेकिन यदि 7 साल के नीचे का है तो उसमें इस बात का भी उल्लेख है और सन 2009 में भी अमेंडमेंट किया गया है और ये कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जिसको भी इस तरीके का इत्तला मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्रेडिबिलिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो 7 साल से नीचे का अपराध करता है, कारावास से दंडनीय अपराध करता है, तो उसमें उसके विवेकाधीन होता है कि या तो गिरफ्तार करे या तो न गिरफ्तार करे और दोनों कंडीशनों में उसको कारण अवलिखित करना होगा। गिरफ्तार कर रहा है तभी उसको कारण अवलिखित करना होगा और नहीं गिरफ्तार कर रहा है तभी कारण अवलिखित करना होगा।
और गिरफ्तारी के लिए उसमें बाकायदे गिनाए गए हैं, कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं कि किस कारण से वो गिरफ्तार करेगा। भाई उसकी ऐसी स्थिति बनती है कि जिसमें वो अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो अन्य साक्षियों को जो है डिस्टर्ब करेगा, या न्यायालय में उसकी उपस्थिति जो है सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, या साक्ष्य को किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा, या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है उसको गिरफ्तार करना, या इसी प्रकार का किसी व्यक्ति को भय या प्रलोभन नहीं देगा, साक्षी को डराएगा धमकाएगा नहीं, या कोई ऐसा अन्य अपराध कारित नहीं करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सब कारण लिखना पड़ेगा। और यदि कारण लिखने के बाद गिरफ्तार नहीं करता है तो फिर उसको धारा 41 कैपिटल ए की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और यदि उसने लिख दिया गिरफ्तार नहीं किया है तो उसमें उपधारा जो 41 कैपिटल ए की उपधारा 4 है उसमें यही कहा गया है कि तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश का न जारी करवा लिया जाए। तो ये क्रेडिबिलिटी तय कर देता है। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया था कि के मामले में उच्चतम न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 2014 का मामला है। इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। अब कह रहा है कि क्रूरता दहेज अपराध के आरोप के प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। संशोधित धारा 41 और 41 कैपिटल ए के अनुपालन हेतु पूरे देश के लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी किया गया। दूसरा कार्य पुलिस का पहले गिरफ्तार करो फिर आगे बढ़ो का आचरण निंदनीय है। गिरफ्तारी उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपकरण हो सकता है जिसका उपयोग वे संवेदनहीनता से करते हैं अथवा गलत हेतु से कार्य करते हैं। तीसरा कार्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते समय उनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय यह सोचते हैं कि यह उनकी निर्बाध शक्ति है, अतः चूंकि गिरफ्तारी स्वतंत्रता को कम करती है, अपमानजनक स्थिति लाती है और जीवन प्रयत्न के लिए घाव देती है। तो इस तरीके का अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा गया और ये अब पहले जैसा नहीं रह गया है। जब से धारा 41 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में अमेंडमेंट किया गया है और कैपिटल ए जो है 41 का कैपिटल ए जोड़ा गया है ABCD, तो अब थोड़ा सा चेंजिंग आया है और पुलिस अधिकारियों का एक अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। अब अनायास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं और उसके पहले बाकायदा नोटिस दिया जाता है और लगता है कि नहीं बिना गिरफ्तार किए उसका नहीं कुछ होने वाला है, तब वो स्वतंत्र है। क्योंकि देखिए हीनियस क्राइम को रोकने के लिए या किसी अपराध को असंज्ञेय अपराध को कारित करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जेएस में क्वेश्चन जिस तरीके का बनाया जा रहा है ये 6-6 घंटा 7-7 घंटे का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अब चूंकि आपको 3 घंटे में लिखना है और बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बनाने वाला है वो भी एकदम बना दे रहा है, जैसे भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन बना दे रहा है। अब लिखना आपको है। होना ये चाहिए कि अगर जो 6 घंटे में भी लिख देते हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप 3 घंटे में आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके दिमाग में बस क्वेश्चन आ गया, अब डाल दिए 20 क्वेश्चन, अब आप लिखिए। अब आपका हेडेक है कि आप कितने समय में और कितने कम समय में लिखते हैं। तो अगर जो मेरी बातों का अगर जो कहीं से भी उनके संज्ञान में आता है तो पहले तो मेरा यही निवेदन होगा कि जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है ये पहले तय किया जाए कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है अगर जो वो क्वेश्चन 6 घंटा में भी अगर जो पूरा कर देता है तो हमें लगता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो 3 घंटा में पूरा कर देंगे उस क्वेश्चन का आंसर। तो अब भाई हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, हम लोग उसमें कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जो क्वेश्चन बन रहा है क्या वो 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है इन सब क्वेश्चनों का आंसर। क्योंकि कोई कंप्यूटर से या कोई ऐसी मशीनरी से तो कोई लिखना नहीं है, आपको हाथ से लिखना है और हाथ से लिखने के लिए एक क्षमता होती है, मानवीय क्षमता का जो आकलन होता है उस आकलन के अनुरूप ही क्वेश्चन बनना चाहिए तो ही अच्छा है। और उससे क्या होगा कि अच्छे लोग चुन करके न्यायपालिका में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16A देख लिया जाए। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। संक्षेप में उनके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अभी हाल ही में हमने एविडेंस एक्ट पे भी इस विषय पे क्वेश्चन का आंसर बनाया हुआ है, मतलब इसका व्याख्या कैसे किया जाएगा। ये धारा 135 से लेकर के और ये धारा 138 तक में इसका उल्लेख है। स्पेशली धारा 137 से लेकर के 138 में इसमें जो 2 धाराएं हैं उसको रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया है। एक तो उसमें प्रकार बताया है, दूसरे में प्रक्रिया बताया कि कैसे उसका पूरा किया जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6B है
निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुश्रुत साक्ष्य, पक्षद्रोही साक्षी, सूचक प्रश्न, मुजरा, पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति। तो ये टिप्पणी लिखने के लिए है। और अनुश्रुत साक्ष्य जो है एक प्रकार से अपने यहाँ जो एविडेंस एक्ट है उसमें धारा 32 को आप देखेंगे तो 32 में एक प्रकार से, या धारा 6 जो है, ये अनुश्रुत साक्ष्य को इसलिए ग्राह्य किया गया है कि आवश्यकता है, किसी विक्टिम के साथ अन्याय न हो, उसलिए इस अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। अमूमन ये बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है, लेकिन अन्य साक्ष्यों से अगर जो किसी प्रकार का संपोषक रूप से इसको संपुष्ट कर दिया जाता है तो फिर इसका महत्व बढ़ जाता है। अब देखा जाए धारा 60 को, तो उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जो भी ओरल एविडेंस होना चाहिए वो मस्ट भी डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो जब प्रत्यक्ष होना चाहिए तो फिर कैसे अनुश्रुत साक्ष्य को आप ग्राह्य करेंगे? लेकिन फिर भी ग्राह्य माना गया है। धारा 32 में भी दिया गया है, धारा 6 में भी दिया गया है। जब रेस जेस्टे की स्थिति आती है तो वो तारतम्यता बनता है, और तारतम्यता के बनने के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। और 32 में भी अगर जो कोई ऐसा स्टेटमेंट है डैन डिक्लेरेशन के रूप में और वो व्यक्ति मर गया है तो उसके अन्य साक्ष्यों से अगर जो संपुष्टि हो जाती है तो भी उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर आप टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी की बात कर रहा है। तो होस्टाइल विटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो धारा 154 साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है, और कहीं से भी उसमें होस्टाइल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, न ही कहीं परिभाषा दिया गया है। बस उसमें एक बात ये कहा गया है कि न्यायालय की इजाज़त से वह व्यक्ति जो अपने साक्षी को न्यायालय में लाया है वो सारे क्वेश्चन कर सकता है जो कि वो एक प्रतिपक्षी क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकता है। तो ये इसका एक उपधारणा किया गया, प्रयुंसन किया गया कि जो व्यक्ति न्यायालय में लाता है उसी के अनुसार वो बात कहता है, और यदि उसके अनुरूप नहीं कह रहा है तो फिर वो होस्टाइल हो गया, यानी कि वो विपरीत बात कहने लगा। जबकि देखा जाए लॉ के व्यू से तो कोई भी साक्षी आता है तो वो सिर्फ अपना डायरेक्ट एविडेंस देता है कि उसने क्या देखा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो अभियोजन द्वारा या जो व्यक्ति लाया है उसी के ही बातों का समर्थन करे। लेकिन अब चूंकि जो व्यक्ति साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को लाता है तो ये माना जाता है कि उसका ही बातों का समर्थन वो करेगा, क्योंकि वो उसी के द्वारा लाया गया है। और जब वो बात किसी दूसरे तथ्य का करने लगता है या उसके थोड़ा सा कंट्राडिक्शन में बात करने लगता है तो माना जाता है कि वो होस्टाइल हो गया है, पक्षद्रोही साक्षी हो गया है। और इसी कारण से न्यायालय द्वारा अनुमति दिया जाता है कि फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चनों का अनुमति दिया जाए जो व्यक्ति लाया है उसको, ताकि उससे उसकी क्रेडिबिलिटी तय की जाए, विश्वसनीयता तय की जाए कि वाकई में साक्षी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इस तरीके से आप पक्षद्रोही साक्षी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। सूचक प्रश्न है। सूचक प्रश्न जब आप देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो धारा 141, 42 और धारा 143 में उसका वर्णन किया गया है। पहले तो यही कहा गया है कि सूचक प्रश्न होता क्या है, तो जो उत्तर को सुझाता है वो सूचक प्रश्न होता है। 42 में कहा गया है कि कब नहीं पूछा जाना चाहिए, तो ये कह रहा है कि या तो विपक्षी आपत्ति करे या न्यायालय के बिना अनुमति के वो पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें 2-3 बातें भी कही गई कि ऐसे बातों को पूछा जा सकता है जिसमें न्यायालय विश्वास करे कि ये पहले से साबित हो चुका है, निर्विवाद है, साबित निर्विवाद है, या किसी तथ्य को पुनः स्थापित करने के प्रयोजन से, एक्सप्लेन करने के प्रयोजन से अगर जो है तो उसको पूछा जा सकता है। और सामान्य नियम बताया गया 143 में कि कब पूछा जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी होगा वो रिलेवेंट फैक्ट से ही संबंधित होगा। अब इसके बाद से इसमें टिप्पणी लिखने में आ रहा है मुजरा। तो मुजरा के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है। वो एक सामयिक मुजरा होता है, एक मुजरा होता है। ये आदेश 8 नियम 6 में दिया गया है, और इसके बारे में सीधी सी बात है कि जो मुजरा होता है सर्टेन मामले में ही होता है, उन्हीं पक्षकारों के बीच जो विवाद है उसी में होना चाहिए और उसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। तो इस तरीके से आप मुजरा से संबंधित आप टिप्पणी में लिख सकते हैं। सामयिक मुजरा में क्या होता है कि वो आदेश 8 नियम 6 में तो वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उसका प्रयोग किया गया है आगे के किसी आदेश में। थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, इस समय दिमाग से हमारे उतर रहा है। शायद 19 में है या 20 में है, ध्यान देना पड़ेगा, आप देख लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा।
तो सामयिक मुजरा में क्या होता है कि उसमें किसी प्रकार का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, उसमें भी दिया जाता है, लेकिन जो स्पेशली मुजरा की बात आती है वो आदेश 8 नियम 6 में ही दिया जाता है। और इसमें जो पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं वो ये है कि वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए, दूसरा धनराशि अब निश्चित होना चाहिए, तीसरा धनराशि विधितः वसूली योग्य होना चाहिए, धनराशि प्रतिवादी द्वारा अथवा यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो तो उन सभी के द्वारा वसूली योग्य होनी चाहिए, धनराशि प्रतिवादी द्वारा वादी से अथवा यदि एक से अधिक वादी हों तो उन सभी के द्वारा वसूली योग्य होना चाहिए, धनराशि उस न्यायालय द्वारा जिसमें वाद दायर किया गया है धन संबंधी अधिकारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए, और दोनों पक्षकारों की मुजरा के दावे में वही हैसियत होनी चाहिए जो उनकी वादी के वाद में है। तो इस तरीके से ये सेटअप किया जा सकता है। अब इसके बाद से आखिरी इसका है पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति। तो ये टिप्पणी में चूंकि पूछा है तो आप धारा 26 एविडेंस एक्ट जो है 25-26 का वर्णन कर देंगे, साथ में धारा 164 CRPC का वर्णन कर देंगे। क्योंकि ये बताया गया है कि पुलिस अधिकारी से या पुलिस अभिरक्षा में किया गया संस्कृति विसंगत होता है जब तक कि उसकी साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न हो, और साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति तब होती है जब धारा 164 में बताया गया है, यानी कि दौरान इन्वेस्टिगेशन कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर सकता है, और उसमें जो प्रक्रियाएं हैं अन्वेषण के दौरान या अन्वेषण के पश्चात किंतु विचारण प्रारंभ होने के मतलब जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व ही किया जा सकता है। उसमें नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट की भी बात कही गई है जो धारा 164 के उपधारा 5 में है। फिर उसमें 5A भी जो है उपधारा जो जोड़ा गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विक्टिम टाइप का है व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति है जो निःशक्त हो गया है और कोई ऐसी निःशक्तता आ गई है उसके कारण से जो उसको चोट पहुंचाया गया है, तो पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्फॉर्मेशन मिलने पे तुरंत उसका जो है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दर्ज कराएगा, उसका बाकायदा वीडियोग्राफ भी होगा। दुभाषी की जरूरत है तो दुभाषी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके का उसमें व्यवस्था है, उसको 2-4 लाइन करके आप लिख सकते हैं और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17A देख लिया जाकर, सहअपराधी किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में सहअपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। तो देखिए ये धारा 114 का दृष्टांत ख और धारा 133 एविडेंस एक्ट को रिलेट करके क्वेश्चन बना है। हमने एविडेंस एक्ट का जो वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट क्रिएट किया है उसमें इस चीज़ का बहुत विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया है और उसको आप लोग देखिएगा। और उसका जो केस वगैरह है उसमें रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य का मामला है, डंगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, वासुदेव बनाम स्टेट का मामला है, उसका आप लोग वर्णन करेंगे और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, समय का अभाव भी हमको दिख रहा है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17B कह रहा है कि जब न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा साक्ष्य और सभी सुसंगत तथ्यों को पेश किया जाता है और निर्णय देने के सिवाय कुछ शेष न हो, वहाँ सबूत का भार का प्रश्न तात्विक नहीं है। व्याख्या कीजिए, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं, सिविल आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है। देखिए ये क्वेश्चन लंबा होगा और अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये 17 का पार्ट B है और 18 क्वेश्चन नंबर है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को यहीं विराम दें। अगले वीडियो में अभी जो सहअपराधी से संबंधित है 17A उसका भी हम चर्चा करेंगे और बढ़िया से करेंगे ताकि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे आप देखना चाहें तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं जो हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट क्रिएट किया है एविडेंस एक्ट का, उसमें हमने चर्चा किया। फिर भी हम एक बार और चर्चा करेंगे और हमें विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। डायरेक्ट जरूर देखिएगा। केसला का जिसका हमने वर्णन किया उसको भी एक बार आप लोग मैन्युटली देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।